बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कर्जा मिलने पे पहले तो ये सोचा जाता था कि कर्जा मिल क्यों नहीं रहा और हम आगे चीज़ें बेहतर कैसे करेंगे, कर्जे को उतारेंगे कैसे। अब ये सोचा जाता है कि कर्जा मिले कैसे और मिल क्यों नहीं रहा, इस पे हमारी बहस होती है। $7 अरब का बेल आउट पैकेज हमें आज IMF से मिलने की तवक्का है, जिसपे शादियां ने मचाए जा रहे हैं और शादियां की वजह यह है कि उसके बाद और बहुत से ममालिक के दरवाजे भी हमारे सामने खुल जाएंगे। हमारा मसला यह है कि हम यहाँ पे कर्जा लेने पे खुशियां जरूर बनाते हैं, लेकिन इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जिन इकदाम की जरूरत है वो हम नहीं करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त हम सियासत और आइन खेल रहे हैं। आइन 1973 का आइन जिसने बहुत कुछ दे दिया, काफी वहां पे जिम्मेदार उस जमाने में मौजूद थे, उस एरा में मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद ये चीजें सामने लेके आए। और अगर कुछ ठीक नहीं था तो 6 महीने में ही तरमीम का अमल कुछ चीजों में शुरू हो चुका था। चाहे वो शरिया के हवाले से बात की गई हो या पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से बात की गई हो, ये तमाम चीजें क्लियर थी। लेकिन वक्त और हालात ने ये साबित कर दिया कि आइन तो बनाना, जैसे ये भी बात है कि आइन बनाना तो पार्लियामान का काम है, लेकिन उसमें अगर कहीं इबाहम हो तो उस इबाहम को सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है, यानी कि अदलिया उस इबाहम को बनाती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम चीजें तो अपनी जगह हैं। इस वक्त अगर हुकूमत नाकाम हमें नजर आई, और हुकूमत जब मैं कहती हूं तो मैं ये बात करती हूं कि ड्राइविंग सीट पे नून लीग जब आईनी तरमीम पे नाकाम नजर आई तो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में कूद पड़े। ऐसा लगता है कि अपने आप को एक नया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो सामने ला रहे हैं। हम पहले भी प्रोग्राम से बहुत दफा कह चुके हैं, एक नया खून और एक ऐसी बात वो करते हैं कि जो लोगों के दिलों पे वैसे ही लगती है जैसे बानी जो है PTI की भी लगती थी, और लगता था कि जनाब तब्दीली के नए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन तब्दीली के वो दरवाजे तो उस वक्त खुले ना कि हम आईनी तरमीम की बात करते हैं, अदलिया की आजादियों की बात करते हैं, एक और आईनी अदालत बनाने की बात करते हैं, लेकिन खुद जिस सूबे में हमारी हुकूमत होती है वहां तो हम आइन और कानून और सब कुछ पीछे छोड़ के रख देते हैं। यहां पे हमसे अपने मामला संभल नहीं रहे और इस वक्त हम मुल्क की सतह पे एक और आईनी अदालत की बात कर रहे हैं। ये वक्त साबित करेगा कि वो आईनी अदालत किस तरह से काम करेगी। लेकिन यहां पे मसला ये है कि उस आईनी अदालत का कोई बैकग्राउंड समझ में नहीं आता और ये नहीं समझ में आता कि वो काम कैसे करेगी। यही शायद वजह है, यही वो कंफ्यूजन है कि जिसकी वजह से अब तक मुखालफत हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुल्क, तकरीबन 3 ऐसे ममालिक हैं जहां पे इस वक्त आईनी अदालत का सिलसिला जारी है, लेकिन वहां पे मामलात कुछ और हैं। पाकिस्तान की तरह मामलात नहीं है कि जहां पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी तौर पे जजेस में आपस में इख्तलाफात पाए जाते हैं, और इख्तलाफात भी वो जो पहले भी होते थे, किसी भी इदारे में हो सकते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते थे इतने खुल के इख्तलाफी नोट, बल्कि फैसलों में तनकीद करना। ये हम शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस तरह से देख रहे हैं। पहले तो मामला ये था कि अपनी चीजों को बेहतर करें, बनाएं कानून, तरमीम भी करें, लेकिन पहले अपनी चीजों को बेहतर करने के बाद आगे की तरफ जाएं तो बेहतर होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और क्या कुछ कहते हैं, चले जनाब वो हम बाद में आपको पढ़ के सुनाएंगे कि उनके वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने बात की वो क्या है। लेकिन साथ साथ आज हम खास तौर पर बात करेंगे सेफ सिटी के हवाले से कि सेफ सिटी कराची में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसका आगाज हो चुका है, पहले मरहले का आगाज हो चुका है। उसमें क्या क्या इकदाम किए जाएंगे और वाकई क्या कराची इस तरह से सेफ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, तमाम मौजूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ एक सर प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक MQM से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, और मुझे आज ज्वाइन करेंगे DIG आसिफ एजाज साहब। आप हेड सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैं। आपसे बात करते हैं आमिर सिद्दीकी साहब। MQM बस खामोश है, मतलब चीजें चल रही हैं, हम सिंध पे भी बात कर लेंगे, लेकिन आप बात नहीं करते उस तरह से। आपका वो, आप तो बस ये चाहते हैं कि आप अगर हुकूमत में शामिल हैं तो बस हुकूमत की हाँ में हाँ मिला कर, ठीक है जनाब आपने कह दिया, ऊपर से हुक्म आ गया तो यही है। तो क्या हम ये समझें कि आपको पहले से जहां से ऑर्डर आते थे अभी भी ऑर्डर आए, जनाब खामोश रहना है, इस मामले में जरा टांग नहीं अड़ानी है? MQM का मौकफ क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, ये जो आपने बात की है सुप्रीम कोर्ट की, अब आप बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी आपने खुद कहा कि जो जजेस के फैसले आ रहे हैं कि उन फैसलों में अभी झलक आनी शुरू हो चुकी है कि अब आइन कानून से बढ़ के बात हो रही है। यानी कि अभी जो स्पेशल सीट्स का फैसला है उसमें आप देखें जजेस ने बिल्कुल जो है ना खुल के आइन के खिलाफ चीजें लिखी हैं, यानी कि जिसका जो दिल चाहा उसने उसमें अपने नोट्स में लिख दिया है। सर मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ,
पहली बात तो ये है कि जजेस के फैसले पे हम तनकीद नहीं कर सकते। आपकी अपनी राय हो सकती है, मेट्रो टेलीविजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जजेस का फैसला है। दूसरी बात ये कि जजेस अगर उस जगह तक पहुंचते हैं तो वो ऐसे ही नहीं पहुंचते, बड़ी उसमें नोक पलक रखी जाती है। वो जजेस को जहां पे 4 कमेटी वाली बात और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को वापस से तरमीम करने की बात की जा रही है, तो हैंड पिक का सिलसिला तो अब शुरू होने जा रहा है। सर, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि हम फैसले सर एक जुमला में, मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, एक जुमला इसमें ऐड करूंगी फिर आप बात कीजिएगा। ये जो एक इस पूरे आपने फैसले को पढ़ा हो तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पावरफुल स्टेटमेंट, कि ये मसला बुनियादी हक का है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं था। ये वक्त आप पे भी आ सकता है सर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि देखें फैसला आ चुका है, इसके ऊपर हम तनकीद भी कर सकते हैं और इसके ऊपर हम डिबेट भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फैसले में लिखा हुआ है कि मैं नहीं, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि वो फैसला आइन के खिलाफ है, जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कह रही है, पूरी सारे लोग ओपिनियन दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जहाँ पे ग्रुपिंग हो गई हो, जहाँ ये चीज़ें आ चुकी हैं, जब आपने मुल्क को बिल्कुल जाम कर दिया हो, तो वहाँ पे तरमीम के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, मगर मुल्क की खातिर ये जो मुल्क की खातिर अब आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आईनी तरमीम के बगैर अब कोई हल नहीं है। आज देखें आईनी अदालत क्यों कह रहे हैं कि जब ये मसाइल आ जाएं कि कुछ जजेस, 2 जजेस कुछ लिख रहे हैं, आज तो फैसलों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर तनकीद लिखी जा रही है। तो इसलिए तरमीम बहुत ज़रूरी हो चुकी है। भले किसी को पसंद भी नहीं आ रही है, मगर ये वक्त का तकाजा है कि आपने मुल्क को आगे निकालना है। मुल्क अजीज़ है या हमें कुछ चीज़ें अजीज़ हैं, तो अब तो बात मुल्क के ऊपर आ गई है। तो अगर हम ये तरमीम जितनी जल्दी हो सके तो हमें बिल 4 पास करनी चाहिए। इसमें सब लोगों को हिस्सा देना चाहिए। और ये अना की बात नहीं, इस पर अना परस्ती, मैं तो कहता हूँ जो लोग अना परस्ती करके बैठे उनको छोड़नी चाहिए। और जहाँ तक आपने बुनियादी हुकूक की बात की है, तो देखिए पीटीआई एक प्रोजेक्ट था, पीटीआई पार्टी नहीं थी, पीटीआई एक प्रोजेक्ट था। कुछ लोग उनको प्रोजेक्ट को अभी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, नवाज शरीफ की पार्टी एक प्रोजेक्ट था, आपकी पार्टी एक प्रोजेक्ट थी, प्रोजेक्ट तो सभी लॉन्च हुए हैं, तो फिर उस प्रोजेक्ट का क्या किया जाए जो भी नाकाम हुए? हम तो स्क्रिप्ट बार बार लिखते हैं, बार बार हमारा स्क्रिप्ट नाकाम हो जाता है। नहीं, देखिए एमक्यूएम की तो एक तारीख है, एमक्यूएम कहाँ प्रोजेक्ट है? एमक्यूएम की तो एक जिद्दोजहद है, एक तारीख है। पीटीआई एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि देखें इसको कुछ लोग अभी भी जो है ना सिस्टम के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। इन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। आज जुडिशरी के अंदर कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फेवर दे रहे हैं। तो इसीलिए आईनी अदालत बनाई जा रही है ताकि आईनी मामला जो है उन आईनी अदालत में जाएं, तो वो जजेस फैसला करें कि भाई आया ये चीज़ें गलत हैं, सही हैं। तो इसलिए हम तो सबको कह रहे हैं कि जो लोग नाराज़ हैं फिलहाल नाराज़गी छोड़ें और इसके ऊपर गवर्नमेंट का साथ दें और वोट करें इसको। मुझे एक बात क्लियर करें, शायद मैं नहीं समझ पा रहे। आपने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आईनी तरमीम मस्ट हो गई है। ये मुल्क की तरक्की से ये अदालती आईनी अदालत बनने का क्या लिंक है? आप मुझे इसका बता सकते हैं। और क्या मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि एक पार्टी को हम साइड में करें ताकि हमारी मुल्क की तरक्की हो सके? ये है हमारी मुल्क की तरक्की? नहीं, एक पार्टी को साइड में करने की बात नहीं है। देखिए जब आप सियासी, तो मखसूस नशिस्तों का है ना। जब देखें सियासी फैसले आप असम्बली के फैसले आप अदालतों में लेके चले जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? जो फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो जो प्रोजेक्ट पार्टी है वो सारे फैसले अदालतों में लेके जा रही है, वहाँ से वो सही फैसला लें गलत लें। तो ये तो इसीलिए तो सारी तरमीम की जरूरत पड़ रही है। तभी तो वो सही फैसला लें ना लें, तभी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कि आपकी पीडीएम ने ही किया, उस पीडीएम का भी आप हिस्सा थे, तभी तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था जिसमें आपने मजीद तरमीम करके उसको मजीद ये किया कि मजीद लोगों की उसमें कमेटी और भी बनाई जाए। एक लाई भी आप थे और फिर पीडीएम 2.2 जब आई तो आपने फिर से जनाब उसको एक और दफा उसकी तरमीम के लिए गए। तो ये तो सोमो मोटो के खिलाफ था, ये तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के खिलाफ एक बात हुई थी। तो बिल्कुल अगर वो वाली आईनी अदालत भी आएगी तो वो मर्जी से तो फैसले नहीं करेगी, वो भी तो उसी तरह से फैसले देखिए आईनी अदालत का लाने का मकसद ये है ना कि आप देखिए आपने आज पूरा सिस्टम आपका ब्रेक हो चुका है। आज सिस्टम नहीं चल पा रहा, गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट को रन नहीं करने दिया जा रहा कि हर कोई भी जो पार्लियामेंट का काम है वो अदालत में जा रहा है। तो आज गवर्नमेंट को आप किस तरह से चलाएंगे? गवर्नमेंट अपना बिजनेस किस तरह, मुल्क को भी चलाना है, मुल्क को रन करना है, तो आप मुल्क को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे जब छोटी छोटी चीज़ें अदालतों में ला रहे हैं और अदालतें अपनी मर्जी के फैसले लिख रही हैं। देखिए हम फैसले के ऊपर बात कर सकते हैं, जो फैसले आ रहे हैं उनको पढ़ के इंसान हम कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, वो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि किसी तरह से भी सपोर्ट किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि आज़ादाना फैसले हों, आईनी अदालत बनेगी तो जो बड़े आपके फैसले हैं वो डिसाइड करें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के अंदर आईनी अदालत बनी हुई है और वो काम कर रही है,
तो आप इसको अगर ये समझें कि किसी पार्टी के खिलाफ ये गलत बात है, क्योंकि जब अदालत बनेगी, फैसले होंगे तो सब लोग देखेंगे। कोई फैसले बंद कमरों में तो नहीं होंगे, खुली अदालतों में होंगे। सर ठीक है, आपने इस पे इतनी आवाज उठाई, आप की पार्टी ने इस पे क्यों नहीं आवाज उठाई कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो अभी भी इलेक्शन कमीशन का इजलास पे इजलास हो रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकले, तो इस पे भी तो बात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पे भी बात करें, एमक्यूएम इस पे भी बात करे, नून लीग इस पे भी बात करे, इस पे क्यों नहीं बात? नहीं, इस पे बात हो रही है ना। स्पीकर कौमी असेंबली ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि एक एक्ट पास हो गया है, तो अब तो नए एक्ट की बात हो रही है ना, वो बात तो पुराने एक्ट पे चली गई है। और जो लोग पीटीआई के अंदर जिन्होंने हलफनामे नहीं भरे थे, उनको कैसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? जिन्होंने हलफनामे दिए ही नहीं है, उन्होंने तो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरे। सर इसकी पे इसकी अंदर अंदरूनी तौर पे अगर मैं जाऊं तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जब ये कह रहा है कि हम आपकी पार्टी को तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो उनके पास ऑप्शन क्या था? उन्होंने वही काम किया। सुप्रीम कोर्ट तो कह ही ये रहा है ना कि जनाब पहले इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की, जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ा है। नहीं, जब जिन्होंने पार्टी का नाम ही नहीं लिखा, उनको कैसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? तो सर नाम लिखने कहाँ दिया है? नहीं, नाम तो उनके पास तो ऑप्शन था ना, वो लिखते ना भाई, उनका भले मना कर दिया गया था, उन्होंने कहा मना कर, आपको हम देंगे ही नहीं ना पीटीआई की तरफ से। जब 10 लोग फॉर्म भरते हैं, अगर पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता तो आजाद हो जाते हैं, तो मगर उनके फॉर्म में लिखा हुआ होता है। मेरे साथ पांच लोगों को टिकट मिला था। मैं आपको एग्जांपल देखिए, 5 लोग फॉर्म भरते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से। सर आपकी नजर से आपने वो लाइव कार्रवाई देखी होगी, मैंने पूरी बैठ के वो लाइव कार्रवाई देखी है। उसमें कहा गया कि हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, हर जो उनका कारकुन था उन्होंने दो फॉर्म जमा करवाए थे, एक पीटीआई की तरफ से, आजाद की तरफ से, और किसी ने सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से। ये तमाम चीजें जो हैं उस वक्त हो रही थी जब ये मसाइल चल रहे थे, तो गलत तो हुआ ना यहाँ पे। इंटरप्रिटेशन जब गलत होगी, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा हम कागजात ही नहीं लेंगे, तो फिर बंदे के पास ऑप्शन क्या बचता? नहीं, गलत नहीं हुआ। देखिए, ये फॉर्म था ना, अगर किसी भी जमात से 10-10 लोग फॉर्म जमा कराते हैं, टिकट एक को मिलता है, तो मगर 10 लोग उसमें लिखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान, टिकट एक को मिलता है, तो 9 लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने फॉर्म में किसी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा है। असल इशू ये है कि जब फॉर्म में आपने लिखा ही नहीं है तो आपको सीट्स क्यों मिलेंगी? ये बात अदालती जब कार्रवाई हुई है, लाइव मैंने खुद देखा है, ये कहा गया है कि उन फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया कि जिन पे पीटीआई था। नहीं, ये सब गलत बयानी है। जितने लोगों ने फॉर्म जमा कराए, बैरिस्टर जो इनके जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने भी ब्लैंक फॉर्म जमा कराए। जब आप फॉर्म में लिख ही नहीं रहे कि आपने किस पार्टी का करना है। जब ये बात की जाए ना, मेरे प्रोग्राम में 2-3 दफा बात की गई है, तो ये अगर क्लिप हो तो जरूर चलाइएगा। जो लाइव इसका सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी, उसका क्लिप पे इंटरनेट पे जब लाइव चल रहा था, तो उसका क्लिप निकाल के रखिएगा। जब इनकी बहस हो रही थी, इलेक्शन कमीशन के वकील ने किस तरह से मौकफ आगे दिया था, और इस वक्त वहां के जो वकील थे पीटीआई के, वो क्या बात कर रहे थे, तमाम चीजों को निकाल के क्लिप जरूर दिखाइएगा कि ये वाली चीजें किस तरह से हुई थी, क्योंकि हमारी मेमोरी शायद बहुत शॉर्ट है। सर एक और बात की तरफ आते हैं। एक सहाफी की हैसियत से मुझे लगता है कि आप उस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि शायद इस मामले को इसलिए तूल दिया जा रहा है, ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले को, ताकि जो आईनी तरमीम एज सून एज पॉसिबल उसको बनवाया जाए, उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाले मामले को साइड में कर दिया जाए। आप समझते हैं कि पीटीआई को अगर ज्यादा नुमाइंदगी मिल गई तो उसके बाद आपका जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की हो सकेगी? देखिए, बात ये नहीं है। अभी तो देखिए माहौल ये बना हुआ है ना कि जो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी का फैसला लूंगा तो मुझे पसंद आएगा, मेरी मर्जी का फैसला नहीं होगा तो मैं उसको नहीं मानूंगा। अब ये सिलसिला कब तक चलाएंगे आप? इस सिलसिले को बंद भी करना है ना, कि नजरिया जरूरत हो, या अगर पीटीआई समझती है हमारी मर्जी का फैसला आएगा तो हम मानेंगे। देखें, लड़ाई पहले दिन से ये है कि पीटीआई के खुद लोग नहीं चाहते थे कि पीटीआई से इलेक्शन लड़ें। उन्होंने अपने फॉर्म में नहीं लिखा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की मिसाल देता हूँ। मेरे साथ 6 लोग थे, मुझे टिकट मिला, 5 को नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट हो गए, मगर उन्होंने फॉर्म में लिखा था पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान। आज मुझे बताएं कि जब आप फॉर्म में भी नहीं लिख रहे हैं, आप चाहते हैं अपनी मर्जी का फैसला लें, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो इन्होंने वो कर लिया है कि इनको अपनी मर्जी का फैसला चाहिए। अब इनको इनकी मर्जी का फैसला नहीं मिलता तो ये कहते हैं। और आप जो बात करती हैं मुल्क की, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इन्होंने 3.5 साल में क्या किया है? कोई मुझे आप चलें एक किसी चारों चले 3 साल 7 महीने की बात जरूर करते हैं, शायद नए आने वालों को यही है सिलसिला सर, के मसला ये है कि जब नए आने वाले बात करते हैं, और जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि चेयरमैन पीटीआई वाली ही बात को जो है वो नए जोश और वलवले के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं, वो शायद लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सराब सरकी साहब के। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सराब सरकी साहब, मामले तो बड़े हार्ड चल रहे हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ जब ऑनलाइन पे होते हैं तो बड़े आप ठंडे तरीके से बात करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ जो है, चले राय का इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अच्छी बात है कि तमाम तनकीद का बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। कुछ मैं पढ़ के सुना दूं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान है, जिसके हवाले से हम ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कमी पूरी कर रहे हैं वो पाकिस्तान है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो मिसाक जमहूरियत के मुताबिक ही अदालती इस्लाहात की जाएंगी। इसके अलावा कहते हैं कि 18वीं तरमीम में जजों के तकर्रुर का वो तरीका बदलना पड़ा जो पूरी दुनिया में राइज है। अमरीका में पूरी पार्लियामान जजों के तकर्रुर का फैसला करती है, यही वजह है कि अमरीका में आज तक माशाल्लाह नहीं लगा। तो मैं थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ करूंगी कि यहाँ पे तो माशाल्लाह लगने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। आईनी अदालत जरूरी है और मजबूरी भी, इसलिए आईनी अदालत बना कर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वजीर आजम का तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके और लोगों को इंसाफ मिल सके। सराब सरकी साहब, क्या कमेंट करेंगे सारे मामला? देखिए, बात यह है कि मैं तो ये कमेंट करूंगा, अगर पाकिस्तान के अंदर अदलिया सही फैसले देती, मौलवी मुश्ताक से लेकर जितने भी आप ले लें फैसले, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का फैसला हो गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद फैसला हो गया, मुर्तजा भुट्टो का फैसला हो गया, ये तो मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं, लेकिन इसी तरह दूसरे जितने भी जो फौजी डिक्टेटर आए वो लोग गए कोर्टों के अंदर, जिस तरह उन्होंने पीसीओ को या जो भी अरेंजमेंट्स करते थे उनको सपोर्ट किया। अगर अदलिया अपना स्टैंड लेती तो आज ये पाकिस्तान का हाल नहीं होता। उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो यही है, जब 1.5 लाख आ जाता है, जब आपस में जमायतें का मसला आ जाता है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे आईनी मसले होते हैं, जब उनका 1.5 लाख आ जाता है, इवन पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर या दूसरे सूबों के अंदर मसले मसाइल आ जाते हैं मरकज के साथ, तो ये अल्टीमेटली लोग जो है वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट सही फैसले करती है। अब मैं थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, मेरे भाई जो बात कर रहे थे तो मैं उसमें यही समझा, तो यही ये कह रहे थे कि इस कोर्ट ने जो मतलब एक चीज किसी ने मांगी नहीं और वो भी उनको दे दी, और यहाँ पर फरमाइशी या मिसाल के तौर पर कानून से बालातर फैसले किए जाते हैं और हालात को देखकर फैसले किए जाते हैं, नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए जाते हैं। तो इसी वजह से ये तो सराब सरकी साहब, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आपने अदालती तनकीद के हवाले से बात की, ये बात बिल्कुल हमारी तारीख गवाह है कि पीसीओ जजेस, और एक सबसे बड़ा जो मुझे फॉल नजर आता है कि यहाँ पे एक डिक्टेटर को भी आइन में तरमीम करने की इजाजत दे दी गई, सबसे बड़ा मतलब एक धब्बा है। और फिर भुट्टो साहब का की फांसी जो है वो जुडिशल कत्ल कहा जाता है, मर्डर कहा जाता है उसको। लेकिन सर, क्या गारंटी है कि आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसले नहीं किए जिस तरह से काम करना चाहिए था, वो किसी के जेर असर या फिर नजरिया जरूरत के तहत चलती रही? अब दूसरी अदालत किस हद तक ये यकीन दहानी है कि वो नहीं इस तरह से काम करेगी? हम तो अच्छाई की तवक्को कर सकते हैं, आप सही कह रही हैं, ये तो अज्यूम कर लेना कि ये नहीं करेंगे। बात यह है कि उसमें सिर्फ यही वजह नहीं है कि उन्होंने गलत फैसले किए या उन्होंने सियासी फैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया, इंसाफ नहीं दिया। उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक जब केस आ जाता है सियासी, तो मीडिया पूरा, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पूरी दुनिया की पूरी तवज्जो सारी मरकूज होती है उन पे कि ये फैसला क्या करते हैं। और मुझे पता नहीं है आपके चैनल पे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, वो जो है अनलकीली मुझे बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज्यादा सीरियस भी इन्हीं मामलात को लेती है और वो टेकअप करती है जल्दी जल्दी मामलात। जितने भी दूसरे बेचारे इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो मामलात पीछे रह जाते हैं। तो एक पूरी दुनिया के अंदर एक पूरा निजाम है, उसमें यह है कि आईनी कोई मसला हो तो आईनी अदालत हो, ये डिस्टर्ब नहीं होंगी, अपना काम करेंगी। और बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो आएंगे, वही कोई आकर बैठ जाएगा ऊपर उनके तो कोई भी फैसला कर सकते हैं। और यहाँ पर तो यही चला है कि अफसोस के साथ हमने तो यहाँ पर बड़ी कुर्बानियां दी, और खास तौर पर हम जहाँ पर बैठे हुए इसमें कराची के अंदर वो असेंबली थी जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया और हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी। हमें तो बड़ा अफसोस होता है, अगर इनको सही तरीके से चलना दिया जाता
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मैं जाती तौर पे जानता हूँ सियासत के अंदर, जिस तरह इंजीनियरिंग के शोबे में, कोई डॉक्टर के शोबे में होते हैं, इतने अच्छे अच्छे ईमानदार अच्छे अच्छे सियासतदान थे, वो सिस्टम से मजबूर होकर वो किनारा कश हो गए, उन्होंने अपनी मतलब जाकर अपना दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। तो एक तरह से जो अच्छे लोग सियासत में जो आना चाहते भी थे, लेकिन हालात देकर वो इस मुल्क को बदल देते। आप ये देखें, छोटे छोटे ममालिक हैं, मैं आपको क्या, ये हमारे आगे कुछ भी नहीं है। आप दुबई क्या है, कराची के आगे कुछ भी नहीं है। आप अंदाजा करें, दुबई जो हमसे जहाज किराए पे लेता था, और अब उनको देखें, और ये सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा जो दुबई बनाया, ये भी हमारे लोगों ने बनाया, हमारे इंजीनियरों ने बनाया। इवन सऊदी अरब में आपको पता है कि अभी तो उन्होंने खोल दिया है कि आते हैं दूसरे गैर मुस्लिम भी, जिस जमाने में इवन मदीना शहर की बात बताऊं, हमारे कराची के इधर के हमारे पाकिस्तान के इंजीनियरों ने पूरा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। हमें तो बदकिस्मती से काम करने नहीं दिया। मैं उसी तरफ जा रही हूँ। आप एक तरफ कहने के मसाइल बहुत हैं, लोग सियासत की तरफ आना भी नहीं चाहते और अदालतें वो काम नहीं कर रही, इस वजह से आईनी अदालतों की जरूरत हमें पड़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ क्या आप ये नहीं समझते कि ये तमाम जो आईनी अदालत वाला मसला शायद इसलिए खड़ा हुआ है कि अभी रोल फिक्स नहीं हो सके हैं कि जनाब कौन सी अदालत किस तरह से काम करेगी और आखिरी होगा क्या, चीफ जस्टिस को किसका पावरफुल होगा, काम किस तरह से करेगा, इन चीजों को भी तो अवाम के सामने आना चाहिए, उसके बाद शायद इसकी मुखालफत कम हो। आप बिल्कुल सही कह रही है। बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत होती है, मुझे खुद अभी 93 से मैं असेंबली के अंदर हूँ, मसला यह है कि हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई मतलब ऐसे हालात होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि ये करें। अगर ये चीज अगर पहले ऐसे हालात नहीं होती है, ये चीज हो जाती, तो फिर शायद इस पर इतनी ऑब्जेक्शन भी नहीं आती। अभी भी बस आपको पता है कि कौन सी ऐसी जमात है, इवन मैं पीडीएम की बात करता हूँ, जब इन्होंने शायद गालबन 57 एक रात में पीटीआई ने कानून पास करवाए, तो वो उनकी सपोर्ट, बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि मतलब पीडीएम को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर तो एक जब अना का मसला आ जाता है, एक पार्टी कर रही होती है तो वो दूसरी पार्टी कहती है कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है, हम इसकी मदद नहीं करेंगे। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी का एक मौकफ रहा है कि आपसे भी निशान छीना गया है और आपकी पार्टी के ऊपर एक मखदूम अमीन फहीम के वक्त जो है एक वक्त आया कि चीजें आई, आपने उस वक्त जो है पीटीआई के फेवर में बात की कि किसी भी जमात के लिए ये होना ठीक नहीं है। मैंने खुद इस पर प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन सर इस वक्त अगर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आता है तो कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उसमें खासतौर पर ये मेंशन है कि ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये इंसानी हकूक की बात है। ये आप तमाम जमातें जो अभी हुकूमत का हिस्सा है, क्या वो इस बात को नहीं समझती कि ये वक्त उन पे भी आ सकता है और अगर एक फैसला इस तरह से आया है तो कल कल उनके सामने भी ये चीजें आती हैं? तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि उस बात पे नवाजा गया कि जो वो मांगने भी नहीं गए थे वो उनको मिल गया? असल में वो इसलिए कि बात आप ये सोचे कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, जो हुकूमत रही पीछे, हमारे भाई हैं वो मरकज में रहे, हमारे यहाँ पर सूबे में हुकूमत थी, अब उससे पहले जैसा भी था अब वैसा भी था। अब लोग तो बहुत सारे इमरान खान की सपोर्ट करते हैं और उनके नौजवान काफ़ी, उसमें कोई शक नहीं है, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सियासत में भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन यह है कि वो बदकिस्मती से उनको जो सियासी तरीका है सियासत का वो करने आया नहीं। अगर वो करते, जाहिर है सबको ऑन बोर्ड लेते, तो शायद ये जो हालात हैं आज मुल्क के वो नहीं होते। तो वो तो एक अपनी जिद अना के ऊपर उन्होंने पूरा नुकसान कर दिया, जिसका अभी तक वही मतलब एक ट्रैक पे चल रहा था जैसा तैसा पाकिस्तान, लेकिन अभी ट्रैक पे भी बड़ी मुश्किल से अभी आकर, आपको पता है कि बड़ा खुश हो रहे थे कि ये अभी डिफॉल्ट कर रहा है, अभी तबाह हो रहा है। और उन्होंने यहाँ तक के लेटर लिख दिए उनको जो है IMF को कि आप सूबों को, अगर खुदा न खास्ता ये तो उन्होंने पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा वाले, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो बात करते हैं, यहाँ का खुदा न खास्ता इवन MQM का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तो वो गायब हो जाएगा। बलूचिस्तान का नजर भी नहीं आता, चीफ मिनिस्टर गायब हो जाता। तो ये तो जरूर है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने भी, अब ये तो जब सूरत हाल ऐसी होगी तो उसमें तो आप हम तो ये कहते हैं कि आप अगर आपके पास एक आइन है, कानून है, मैं असूली तौर पर बिल्कुल मैं इस पे इत्तेफाक करता हूं कि उनको निशान भी मिलना चाहिए था, उनको सीटें भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला कर दिया पहले
कि आपने समझा कि इनको जो हालात हैं उस हालात के मुताबिक इनको सिंबल नहीं मिलना चाहिए, तो अपने फैसले को, वही मैं जो पहले आपको मैंने गुजारिश की, अपने फैसले से फिर वो कैसे हटते हैं। पहले फैसला दिया कि इनको निशान नहीं मिलना चाहिए, फिर आपने पार्टी भी बहाल कर दी और सीटें भी दे दी। ये कोई मेरी जाती तौर पर किसी की जागीर तो नहीं है ना। आइन और कानून के मुताबिक जब आपके पास, जब आपको पता होता है कि ये लोग, बहुत सारी हमें जाती वाकयात का ऐसा पता है कि जजेस को पता होता है कि ये इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, जब वकील बात करते हैं, एविडेंस आते हैं, सारा सूरत हाल, तो जज ये कहता है कि मुझे जाती तौर पे पता है कि ये इसने मर्डर नहीं किया, लेकिन एविडेंस के मुताबिक इसको सजा दी जाती है। जाती अपनी सोच के मुताबिक, तो अब अगर कोई बैठ जाए अपनी सोच के मुताबिक फैसले करे, ये तो हो नहीं सकता है। आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल ये फैसला नहीं बनता है कि इनको सीटें ये मिलनी चाहिए। चलें, ठीक है, आगे चलते जनाब। आपकी तरफ आते हैं। आमिर, आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान का मसला मेगा सिटीज को ठीक करना है, या पहले ये जरूरत है कि जनाब आईनी सतह पे ही तमाम तब्दीलियां हो जाए, उसके बाद हम मेगा सिटीज को देखें? स्पेशली आप कराची की बात कर लें, और अभी वजीर आला पंजाब का मैंने जिस तरह से बयान सुना कि उन्होंने कहा दूसरों को रिलीफ में पहली दफा तकलीफ होती हमने सुनी, तो मेरा ख्याल है कि वो इशारा केपी के और खासतौर पर सिंध में जिस तरह से तनकीद हुई उस पर था। क्या आपको नहीं लगता कि कराची जैसा शहर और सिंध, उसके मसाइल को भी उसी तरह से एड्रेस करना चाहिए पीपल्स पार्टी को, जिस तरह से इस वक्त आईनी मसाइल को वो डिस्कस कर रही है? देखिए, एक बात मेरी रह गई थी, जो आप सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स हों, इस्लामाबाद कोर्ट्स हों, मैं ये बात कह रहा हूँ, कहनी नहीं चाहिए, मगर मुझे बताएं कि हम भी बिजनेसमैन हैं और असेंबली में आए। आज इन कोर्ट्स में जो हालत है, अगर आप कैमरा लेके चले जाएं कोर्ट्स में तो लोग रोते हैं। इनके प्रॉपर्टीज के केस, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादियां हो गई, मगर वो अदालतों की दहलीज पे रो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कौन उनको इंसाफ देने वाला कोई है? हम क्यों एक खास चीज के पीछे लग गए कि हम कोई सियासी केस आता है तो उसको पिक कर लेते हैं? इसकी लॉजिकल बात मैं आपको एक जुमले नहीं, सियासी केस को तो हम फौरन पिक करके उसको हम हफ्ते के अंदर फैसला देने की कोशिश करते हैं। आपको एक नॉलेज देना चाहूंगी कि भारत हमसे कहीं ज्यादा बड़ी आबादी का मुल्क है, लेकिन 33 जजेस उसके पास मौजूद हैं, यानी कि इतनी बड़ी उसकी रियासत में 33 जजेस मौजूद हैं। हम तो उससे आधे से आधा मुल्क है, हमें क्यों जरूरत पेश आ रही है कि हम ये करें? इसका क्या जवाब? इसका जवाब ये है ना कि देखें, जब हमारे पास आज मसला आप उठा लें, आप तारीख पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है वो सियासी केस को फौरन पिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि 10-20 दिन में, महीने के अंदर फैसला दे दें। जो वो फैसले जो मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर सारी कोर्ट्स हों, वो बिल्कुल वहाँ पे फाइलें दबी हुई होती हैं, वो केस नहीं चलाए जाते। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि जुडिशल रिफॉर्म्स की इंतहाई ज़रूरत है। जो जुडिशरी ने चीज़ें कहीं, बिल्डिंग्स कहीं, उनकी तनख्वाहों में इजाफे, जो उनको मराती हर चीज़ मिल रही है, मगर आवाम को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो देखें, ये हमारा हक है, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, कि मुझे बताएं, हम पार्लियामेंट में आए तो हमारा काम है कि हम लोगों को इंसाफ दिलवाएं। आप मुझे बताएं, जिस ये कोर्ट्स के अंदर मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, जब हमारे लोगों के केसेस हल नहीं हो रहे, लोग वहाँ पे धक्के खा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? आईनी अदालत का मकसद ही ये है कि जो आईनी आपके जो सियासी फैसले हैं, जो आईनी मसले हैं, वो आईनी अदालत में चले, ताकि इन अदालतों को अपने काम करने का मौका मिले और ये वो केस हल कर सके कि जो इनको फिलफोर केस हल करने 20-20 साल से केस चल रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, ये सिस्टम का ओवरऑल जो है फेलियर है, इसमें जजेस का या अदालत का मसला नहीं है? वही बात है जो मैं अभी सोराब सर के हिसाब से कह रही थी। अगर आईनी अदालत लग भी जाती है, हो भी जाता है, सेटअप बन जाता है सब कुछ, जो हमें लग रहा है कि हो भी जाएगा, तो फिर उसके बाद भी तो यही होना है। ये तो असरअंदाज होने वाला मसला है ना। अगर कोई किसी का केस हल नहीं होता, आपके कितने गुमशुदा लोग हैं जिनके अभी भी लोग रो रहे हैं, मसले नहीं हुए, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, देखिए, आपको कोई चांस रिस्क लेना पड़ता है ना। जब आप इतने अरसे से रिस्क लेते हुए आए, जिस तरह सीनियर सर बैठे हुए हैं, सर भी कहते थे, तो आप रिस्क तो लेंगे ना कि आप क्या करेंगे इसके अलावा? बताएं ना, अगर आप कोई चांस लेंगे ना, कि आप एक चांस लेंगे कि शायद आप बेहतरी आ जाए। चलें, ठीक है, मेरा ख्याल है कि आवाम को भी चांस लेना चाहिए कि कराची जैसे बड़े शहर के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, ये भी चांस लेना जरूरी है। जो जितनी भी पार्टीज हैं, स्पेशली मेगा सिटी, और अगर हम कराची को बात करें, माशी हब के भी मसाइल को कैसे हल करें, इस पर भी कुछ बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से। सोराब सरकी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त कि आपकी हुकूमत है यहाँ पे, कमोपेश उतनी हुकूमत है जितनी हसीना वाजिद जो है बांग्लादेश पे कर गई हैं, लेकिन वो एशिया का टाइगर बना के चली गई जैसी भी गई हैं। क्या समझते हैं कि जितनी चीज़ें हो रही हैं कराची में, सिंध में स्पेशली, किस तरह से डेवलपमेंट के काम पे पीपल्स पार्टी मुतमईन है? देखें, बात मैं आपको बताऊं, पहली बात यह है कि
मैं टेलीफोन पे शायद आपको सही तरीके से समझा नहीं पाता हूँ, शायद आवाज़ कटती है। कराची पूरे पाकिस्तान का यूं समझें कि एक तरह से पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है। कराची का सिर्फ जो है सदर जो टैक्स देता है, पूरा पंजाब इतना टैक्स नहीं देता, सिर्फ सदर का इतना टैक्स जाता है। मैं अभी उधर नहीं गया हूँ, समंदर की तरफ नहीं गया हूँ, पोर्ट की तरफ नहीं गया हूँ। अब बात यह है कि पहले हमें, आपको पता है कि अगर निकाल के देखें पैसे जो हमें मिलते थे, जो हम पूरे पाकिस्तान को हम पैसे देते हैं, वो आपके सामने थे कितने पैसे मिलते थे। बड़ी मुश्किल के बाद ये 73 के आइन में 18 अमेंडमेंट आई, उसके बाद वो भी उस पर झगड़े चलते रहे। अभी तक मसले मसाइल ऐसे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट वो डिवॉल्व नहीं हुए हैं। बहरहाल हमें एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मौका मिला है। हमें मेयर भी हमारे यहाँ पर हैं, जो हमारे जितने वसाइल हैं उसके तहत हम हर इम्कान कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड्स भी बहाल किए जा रहे हैं, रोड्स भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर पूरे सिंध का जितना भी बजट है, अगर डेवलपमेंट का मैं कह रहा हूँ, ज़ाहिर सैलरीज वगैरह तो एक अलग बात है, अगर वो भी लगाया जाए कराची के ऊपर तो मेरे ख्याल में वो बहुत कम है। अगर इसके बरक्स आप देखेंगे लाहौर के ऊपर या रावलपिंडी या इस्लामाबाद में जो पैसे लगते हैं, वो अगर आप उसका मवाजना करेंगे तो आपको दिन रात में फ़र्क आएगा। और ये अब भी पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और हमें इतने वसाइल वो नहीं है। और जितने स्कीमें जो मतलब मरकज़ को देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नेचुरली जो कहते हैं कि कमाऊ पूत होता है, कमाऊ बेटा होता है, तो उस पर बाप का भी ज़्यादा हाथ होता है और उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करता है ताकि और कमा के दे। बदकिस्मती से कराची के साथ ये प्रॉब्लम और आ रही है कि कमा तो ये दे रहा है, लेकिन इसको और मतलब कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ये जितना हम दे सकते हैं, बड़ा बहस होता है। ये आमिर भाई तो अभी आए, मैं तो इसमें तकरीबन 30 साल होने को हैं, मैं असेंबली का मेंबर होता हुआ आ रहा हूँ। जब MQM का बहुत बड़ा उरूज था उस ज़माने से लेकर, तो अभी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से हमें एक अल्लाह ने मौका भी दिया है कि पहले ये एक प्रॉब्लम ये थी कि कभी जमात इस्लामी का मेयर आ जाता था, कभी MQM का मेयर आता था, पीपल्स पार्टी का सिंध में हुकूमत रहती थी। अभी दोनों चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में भी हमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त कराची के अवाम जो है वो काफ़ी मसाइल का शिकार है। यहाँ पे जो मामलात हैं, ख़ासतौर पे भी बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इसमें बड़ी मैंने सेमिनार्स आपके देखे कि उसमें इजलास में कि ठीक करने की बात कर रहे हैं। अब ये है कि UC सतह पे 12 लाख रुपए देने की बात की गई है। क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी का भी कोई अमल है? देखें, बात यह है कि बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। अमल 12 लाख रुपए अगर देखा जाए अंदरूनी सिंध जो है वहाँ पर तो बहुत है। कराची के हवाले से अगर 12 लाख रुपए देखे जाए तो बहुत कम है UC के हवाले। ऐसा ही है, वो तो 12 लाख रुपए में आजकल तो क्या 1 लाख की कीमत क्या है, आप अंदाजा करें खुद कितना डीवैल्यू हो गया है पैसा। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट कोशिश भी करती है, मरकज को ज्यादा किरदार अदा करना चाहिए और उसको ज्यादा बड़ी स्कीमें कराची को देनी चाहिए और उसको लुक आफ्टर करना चाहिए, दोनों को मिलके। बाकी ये है कि अभी मिसाल के तौर पर ठीक है, हमारी है यहाँ पर बल्दियात MQM भी रही है। MQM ने अगर अच्छे काम किए हैं अपने दौर में तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर अच्छे काम किए हैं, अगर उसके जमात इस्लामी ने किए हैं, अगर पीपल्स पार्टी अगर कर रही है, बेहतर कर रही है। मैं ऐसे ही आपके चैनल पे आता था, यहाँ पर बड़ा एक थोड़ी सी बात बताओ, इश्यू होता था कि यहाँ पर बड़े रोज ये बड़ी सफाई नहीं हो रही। अभी मैं टीवी पे नहीं देख रहा हूँ और अभी ट्रेवल भी कर रहे हैं हम, क्योंकि एक अवामी नुमाइंदे हैं बल्दियात के, किसी के भी हैं, वो भी अभी किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ बेहतरी नजर आ रही है मुझे। ठीक है जनाब, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं DIG आसिफ एजाज शेख साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ एजाज साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो आवाम को क्या बताना चाहेंगे व्यूज को कि इस वक्त सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जा रही है, ये किस तरह से रिलीफ देगा और कराची के शहरियों में किस तरह से अमन कायम हो सकेगा? देखिए, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसके शुरू हो चुका है। ये
जिसका पहला फेज स्टार्ट हो गया है, जिसमें 1300 कैमरेज लगने हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखेंगे फर्क पड़ेगा। जहां तक आपने क्राइम की बात की है, दूसरी बात की, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और क्राइम में तो बतदरीज आप देखेंगे जैसे स्टार्ट होगा क्राइम बतदरीज कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें क्राइम कम होगा, इसमें खाली स्नैचिंग वाले मामलात हैं, डकैतियों वाले मामलात हैं, या ओवरऑल और भी चीज़ों को देखा जाएगा, जैसे ड्रग्स सप्लायर्स होते हैं, बच्चों को दे रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पे भी कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसके जो हमारे कैमरेज 12 मेगापिक्सल के लग रहे हैं, जिसमें एफआर का सॉल्यूशन है जिसको फेशियल रिकग्निशन का कहते हैं, और नंबर प्लेट रीड भी करेगा ये कैमरेज। ANPR का जो सिस्टम है वो भी उसमें होगा। तो ये कंप्लीट एक सॉल्यूशन है। इससे जितना फिर ये बैक एंड पे हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल रूम बन रहा है, इसका जो हमारा डेटा सेंटर होगा, ये नादरा के साथ भी लिंकअप होगा, एक्साइज के साथ भी, और पुलिस के CRO जो क्राइम रिकॉर्ड रूम होता है हमारा, उसके साथ भी पुलिस के अंदर रिकॉर्ड रूम के साथ ये लिंकअप होगा। यानी कि एक बिग डेटा बना हुआ होगा, जिसमें आप भी अगर गुजर रही होंगी तो आपका भी चेहरा रीड करेगा, रीड करके बैक एंड पे ये चेक कर रहा होगा। ऑटोमेटिकली AI एनालिसिस का सिस्टम चल रहा होगा जो चेक हो रहा होगा कि जी आप कौन है, क्या है। हो सकता है कि आपने कोई क्राइम किया हो सकता है कोई आपने एक्सीडेंट किया हो, आप उसमें वांटेड हो, तो वो भी हमें बता रहा होगा। साथ साथ गाड़ियों का भी ये बता रहा होगा, मिसाल के तौर पर गाड़ी चोरी होती है, कोई छीनी जाती है, कोई मोटरसाइकिल, कोई बस, कोई और चीज, तो वो भी रीड करके फौरन के एक्साइज के डेटा, पुलिस के डेटा से मैच करके बता रहा होगा। फिर दूसरा एक बहुत ही आता है कि जी नंबर प्लेट जाली कोई लोग यूज करते हैं, जाहिर बात है वो हजारों गाड़ियां गुजरी होती हैं, चेक करना आसान नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रीड कर रहा होगा और फिर बता रहा होगा ये नंबर प्लेट उस गाड़ी की है कि नहीं है। तो ये इससे हर चीज में आप देखेंगे फर्क पड़ेगा, और क्राइम में भी बहुत फायदा होगा इसमें रिड्यूस करने में। जी ठीक है, DIG साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले मरहले में ये आपने इसको शुरू किया है, ये पहले मरहले में कितने एरियाज को कवर कर रहा है? देखिए जी, ये जो पहला फेज है हमारा 1300 कैमरास का है, रेड जोन ऑन एयरपोर्ट कॉरिडोर का है। इस वक्त भी अगर आप जाएंगी टुवर्ड्स एयरपोर्ट मेन शारा फैसल पे, लेफ्ट एंड राइट पे अगर आप निगाह दोहराएंगी तो आपको वो सेफ सिटी के पोल्स नजर आएंगे लगे हुए, उनके एक हैंडल बड़े निकले होंगे जिसपे कैमरेज लगेंगे। ये तकरीबन 53 पोल्स एज ऑफ टुडे हम लोग लगा चुके हैं। इसी तरह से अगर आप आरामबाग के इलाके में जाएंगी तो वहां पे आपको वो 5 पोल ऐसे नजर आएंगे जिनपे सेफ सिटी के कैमरेज लगे हुए हैं। तो ये और 25 कैमरे जो हमारे हैं ये ऑपरेशनल एनर्जाइज हो चुके हैं, जिसकी फीड CPO के कमांड एंड कंट्रोल रूम में आ रही है। ये टेस्ट केस के तौर पे हम कर रहे हैं, और एक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल भी आ गई है जिसके ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है, वो भी हम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं उसके सिस्टम को। जैसे ही वो थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी आती है तो वो गाड़ियां और आना शुरू हो जाएंगी। CM साहब ने इसकी 5 गाड़ियों की हमें परमिशन दे दी है, तो हमने पहली गाड़ी ली है और उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे और वो क्लैरिटी आती है तो बाकी गाड़ियां लेंगे, उन पे कैमरेज लगेंगे और वो फिर रोड पे आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। मेरा ख्याल है DIG साहब, आपकी बातों से काफी रिलीफ महसूस करेंगी अवाम, और पता चल रहा है कि चीजें बेहतर होने जा रही है। ये अल्लाह का शुक्र हम इस पे कर सकते हैं कि कराची की आवाम भी सुकून का सांस लेने जा रही है। सर, कोई मैसेज आप कराची की आवाम को देना चाहें? बस जी, मैसेज तो कोई नहीं है। एज अ पुलिस ऑफिसर ये है कि जी आप लोग, दूसरा ये है कि जरी बात है इस वक्त तमाम भी सुन रही होगी और आप भी मीडिया वाले भी हैं, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये आपके पैसों से है, आपके लिए। काइंडली आप भी इस पे नजर रखें, चीजों को देखें, कोई बेहतरी के लिए इसमें हो तो, क्योंकि ये भी स्टार्ट किया है हमने, हम लर्न कर रहे हैं कि पंजाब में भी चल रहा है, लाहौर में आपने देखा है, इस्लामाबाद में, लेकिन ये सिस्टम हमने उसको पढ़ के उनके फॉल्ट्स देख के ये उससे बहुत ज्यादा आगे का सिस्टम है। 12 मेगापिक्सल के कैमरे कहीं भी नहीं लगे हुए पूरे पाकिस्तान में। हमारी स्क्रीन जो होगी वो 3 फ्लोर से होगी, 80 बाय 50 फीट। बहरहाल आप लोग भी इसको देखें, कोई भी किसी को भी हो तो मेरे नंबर तो खैर होता है ही है, सबके पास है, कोई भी एडवाइस करनी हो तो एवरीबडी कैन एडवाइस में। बहुत शुक्रिया DIG साहब, हमारे साथ मौजूद है आसिफ एजाज शेख साहब। एक मुस्बत पैगाम है, सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए ना सर, नाराज नहीं हूँ मैं, सर की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए 18वीं तरमीम जो पास हुई उसके जो NFC अवार्ड के तहत पैसे मिल रहे हैं वही चारों सूबों को मिल रहे हैं, और चारों सूबों उन्हीं पैसों में से अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सर माइंड नहीं करिएगा, सर बहुत सीनियर्स हैं। मैं कहता हूँ कि इस शहर के अंदर सर ने, हर कोई कहता है कि हम मुल्क चला रहे हैं, मगर इस शहर को कोई भी ऑन नहीं कर रहा और ना कोई ऑन करना चाहता। सर, इससे ज्यादा ऑन करने की क्या मिसाल होगी? अभी इतना जबरदस्त पैगाम जो है अभी DIG साहब ने दिया, और हमें लग रहा है कि एक अच्छी इसके ऊपर ना आप प्रोग्राम रखिएगा, मैं DIG साहब के साथ बैठूंगा और इसके ऊपर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, शुरू तो किए, मगर जो DIG साहब कह रहे हैं, मैं कहता हूँ सबसे लो कॉस्ट काम इस सेफ सिटी में हो रहा है। तो आप कोई प्रोग्राम रखिएगा,
मैं पूरी डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा। हमने इसके ऊपर पूरा होमवर्क किया हुआ है कि मैं कहता हूँ चलें शुरू तो किया, ये तो 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है तो इन्होंने शुरू तो किया, कर रहे हैं। बाकी कराची की जो बात करते हैं ना आप, तो कराची के अंदर हमें एक शेयर्स मिल रहा है, हर महीने हमें पैसे मिलते हैं NFC अवार्ड से। तो हमें ये देखना होगा कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है तो क्या हम उसके हिस्से का उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ क्योंकि सुराब सर की साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुराब सर की साहब को कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जो शेयर बनता है उससे भी ज्यादा पैसे हम दे रहे हैं, क्योंकि हम हमारा ये कैपिटल है, हम इसको ओन करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे नहीं देते हैं। पैसे NFC अवार्ड के बड़े मुश्किल से मिलते हैं और अगर फिक्स पैसे जितने कहते हैं अगर वो मिले तो शायद जो मसाइल आ रहे हैं वो बहुत कटौती होती है, क्योंकि कभी कभी टैक्स पूरे नहीं होते हैं, IMF के प्रोग्राम हो जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। बाकी ये है कि मैं तो हमेशा यही मैसेज देता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासत नहीं करें, बैठ के जो मतलब जायज़ चीज़ है, बैठ के आपस में बैठ के जो चीज़ें जहाँ जहाँ पर खर्च होनी चाहिए पूरे सूबे के अंदर, जिनको जितना मैंडेट मिला हुआ है इसके स्टेक होल्डर्स हैं, बैठ के बात करके मसले हल कराएं। क्यों नहीं होंगे, मसले हल होंगे। अच्छा सर, अभी DIG साहब ने बात की और काफी एक पॉजिटिव बयान आया, मेरा ख्याल है कि अवाम भी इस पे खुश होगी, ये चीजें होती है। इस पे क्या आपको? देखिए, बात यह है कि DIG साहब तो एक हैं मुलाजिम, ये तो सिंध गवर्नमेंट का ये भी उन्होंने भी बताया, चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है। दूसरा ये आपने जो बात की ना ड्रग्स के हवाले से, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, जितनी भी पार्टियां हैं, स्पेशली MQM, PTI, जमात इस्लामी, जो भी सिंध के अंदर हैं। हम एक कानून लेकर आए असेंबली के अंदर, अभी 2-3 दिन पहले पास हुआ है, 1 पेज पे थे कि कोई जीरो टॉलरेंस होगा किसी वक्त भी, किसी को भी जहां पर शक होगा, वैसे तो कानूनी तौर पर नहीं कर सकते थे, किसी भी स्कूल में जाकर एक्शन होगा। और बिल्कुल खास तौर पर ये सिंध ने पहला इनिशिएटिव बढ़ा लिया है और इंशाल्लाह ताला हम जीरो टॉलरेंस होगी और ये ड्रग्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस पे यानी कि आप तमाम पार्टी मैं आपको बताऊं, ये पहली मर्तबा, मैं खुद काफी 30 साल से मैं भी हूँ, लेकिन बहुत कम होता है कि जब कोई ना कोई पार्टी आगे पीछे हो जाती है, निकल जाती है, बाइकआउट कर जाती है। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स पे भी सब हमारा फोकस ज्यादा है। शर्जील साहब ने बड़ी मेहनत की और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नजम मिर्जा थे, पूरी पार्लियामेंट एक पेज पे थी कि हमें स्कूल्स और कॉलेज से किस तरीके से ड्रग्स से जान छुड़ानी है। अच्छा सर, एक और, अगर हम ये ड्रग्स वाले शूट को लेके आ रहे हैं तो ये भी हमें मानने वाली बात है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के मरीज ज्यादा हैं और स्पेशली कराची में ज्यादा है। ये गुटखा माफिया और ये जो चीजें आ रही हैं, क्या इसके खिलाफ भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि इस पर बात होनी चाहिए? इसके मतलब इस पर कानून पहले बना हुआ है, इस पे नहीं था जो कि हमने बनाया, बहुत सख्त कानून पहले उस पर बनाया हुआ है, सजाएं भी हैं, खुद मुझे इसका पता भी है। मैं इस वक्त चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ भी हूँ। वो जो है मुंह के कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारियां खास तौर पर इसे हो रही हैं, इसमें बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन ये है कि ये आप ये देखें ना, अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आप जितने भी, सिर्फ मेंबर नहीं लेकिन मैं आपको भी, सबको, पूरे जितने भी सुनने वाले हैं, कहीं पे भी उनके अभी घरों में फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, तो पता नहीं चूना क्या मिला के, कोई बार फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं, वो इतनी मतलब खराब तरीके से ये बना के लोगों को, क्योंकि एडिक्ट हुए हैं, तो इसमें ज्यादा कोशिश भी की जा रही है, लेकिन छापे भी लग रहे हैं, लोगों को पेनल्टी भी लग रही है, लेकिन ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि लोग इस पे खुद भी इस पे कंट्रोल करें। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर आपका। आमिर साहब, आखिरी मिनट है हमारे पास, क्विक। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस शहर को ऑन करे और इस शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है, यही शहर पूरे मुल्क की तकदीर बदलेगा और ये शहर 6 महीने साल में मुल्क को बदल सकता है अगर हम फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट इसको ऑन कर लें। सिर्फ 1 साल के नहीं ऑन करें तो शायद 1 साल के अंदर हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। बहुत बहुत खूबसूरत पैगाम है और मेरे ख्याल है काफी पॉजिटिव आज जो है हमारे प्रोग्राम गया है कि चीजें बेहतर भी हो रही हैं, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।